हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर का थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे। और सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसके लॉज क्या हैं, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कौन कौन सी टर्म्स रिलेटेड होती हैं रिफ्लेक्शन के साथ। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन कितने टाइप की होती है और कौन सी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिफ्लेक्शन हमारी डे टू डे लाइफ में यूज हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह की है, एक तो रेगुलर और दूसरा इररेगुलर। हम लोग को कई बार क्या होता है, नाम से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। हम पढ़ते हैं रेगुलर और इररेगुलर, तो हमारे दिमाग में आता है रेगुलर है तो ऑब्वियसली रेगुलर हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। नो डाउट कि रेगुलर रिफ्लेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्योंकि अगर हम कोई चीज देख पा रहे हैं, हम तभी देख पा रहे हैं क्योंकि उसकी सरफेस पे इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो पहले आपको ये बताता हूँ कि रेगुलर और इररेगुलर में क्या डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो देखो, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है उसको हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ये हमेशा स्मूथ सरफेसेस के ऊपर होता है। इट टेक्स प्लेस इन ऑन स्मूथ सरफेसेस। अगर आपका सरफेस स्मूथ रहेगा तो उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर होगा। और इररेगुलर यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन तब होता है जब आपकी सरफेस रफ होती है। किसी भी रफ सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन जो होगा वो इररेगुलर होगा, यानी वहां पे जो रेज होंगी वो डिफ्यूज हो जाएगी, उनका डिफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। अब रेगुलर और इररेगुलर दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि एक के लिए सरफेस स्मूथ रहती है और एक के लिए सरफेस रफ रहती है। दूसरा डिफरेंस हम इसमें ये बता सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जब भी कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करता है और उस स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल करता है, तो फॉल करने के बाद जब उसकी रिफ्लेक्शन होगी, जब वो बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, अगर वो रिफ्लेक्ट करने से पहले पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद भी पैरेलल ही रहता है। लेकिन इररेगुलर में ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी पैरेलल रेज ट्रैवल करती हुई सरफेस के ऊपर फॉल करती है तो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने के बाद वो सारी रेज पैरेलल नहीं रहती जैसे कि वो रिफ्लेक्ट करने से पहले थी, वो हो जाती है डिफ्यूज। उनकी जो रेगुलरिटी होती है, जिस सिमेट्री के साथ वो आ रहे थे वो सिमेट्री नहीं रही, वो डिफ्यूज होगी, तो उनको बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ऐसा होता क्यों है? देखो, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही चीज यहाँ पे फॉलो होती है रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में। अगर आप यहाँ पे देखो, हर रिफ्लेक्शन में आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे भी वही चीज फॉलो करेगा। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल करता हूँ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पे नॉर्मल करोगे आई इक्वल्स टू आर, हर जगह पे ये चीज फॉलो करेगा। लेकिन क्योंकि रफ सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स की सिमेट्री नहीं होती जैसे कि स्मूथ सरफेस के ऊपर होती है, इसीलिए जो रेज होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और आपकी रेज जो होती है वो डिफ्यूज हो जाती है, आपको एक वाइडर व्यू मिल जाता है और जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ रफ और स्मूथ सरफेसेस की, यानी रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन की। अगर आप एक मिरर पकड़ते हो, आपने हाथ में मिरर पकड़ा है, आप उस मिरर के ऊपर जो सनलाइट पड़ती है वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आईज में पड़ती है, उस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इतनी इंटेंस होती है कि हम लोग देख नहीं पाते मिरर के अंदर, क्योंकि जितनी लाइट उस मिरर के ऊपर पड़ रही थी वो सारी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में आ रही। वो थी रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट डिफ्यूज नहीं हुआ। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही रहती है जितनी रिफ्लेक्शन से पहले थी, इसलिए हम लोग को इतना आसान नहीं होता रेगुलर रिफ्लेक्शन में देख पाना। लेकिन इररेगुलर में क्या होता है, लाइट डिफ्यूज हो जाती है। जैसे आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद लाइट क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, उसकी इररेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। रीजन ये है कि न्यूज़पेपर जो होता है उसकी सरफेस थोड़ी सी रफ होती है। तो हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं, कोई चीज देख रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ इररेगुलर रिफ्लेक्शन। कई बार एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई इज इट difficult to drive at wet nights than dry nights। यानी आप जब बारिश के टाइम गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तब आपको ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, रादर जब आप
एक ड्राई नाइट में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो देखो उसका जो कंसेप्ट है वो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का है। जब आप रात को गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी की हेडलाइट से जो भी लाइट निकलेगी वो रोड के ऊपर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी और वो डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि रोड का सरफेस जो होता है वो थोड़ा सा रफ होता है इस तरीके से। तो हम जब उस लाइट को देखते हैं जो रोड से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आईज में आ रही है, हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती और हम इजीली ड्राइव कर लेते हैं। लेकिन जब कभी बारिश पड़ती है तो रोड की जो रफनेस होती है वो उन वाटर के मॉलिक्यूल से फिल हो जाती है और जो रोड का सरफेस होता है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, जिससे क्या होता है जब गाड़ी का हेडलाइट से जो भी लाइट निकलती है और रोड के ऊपर पड़ती है उसकी जो होती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होती, वो रेगुलर होती है, क्योंकि सरफेस जो है वो स्मूथ हो चुका है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम लोगों को देखने में दिक्कत होती है। तो यानी हमारे लिए डेली लाइफ में इररेगुलर रिफ्लेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, दिस इज ड्यू टू इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, पिछला जो मैंने आपको लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर कभी कोई रे 90 डिग्री पे किसी सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा? देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी यही है और रिफ्लेक्टेड भी यही है, तो इस रे का खुद के साथ एंगल जीरो ही होगा क्योंकि वो तीनों रे पैरेलल है, तो एंगल जीरो होगा। देखो ये इंसिडेंट रे, इसी के ऊपर मैंने रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर दिया और सेम इसी के ऊपर नॉर्मल, तो ये तीनों आपस में पैरेलल है, इसलिए इनके बीच का एंगल जो होगा वो जीरो होगा। और कभी भी कोई रे अगर 90 डिग्री पे किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो सेम पाथ वापस लेती है, उसी पाथ के ऊपर वो वापस आ जाती है। अगर कभी कोई क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाए कि एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपको ये बोला हुआ है कि इंसिडेंस रे जो है वो एंगल बनाती है 30 डिग्री सरफेस के साथ, बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे एंगल I प्लस 30 जो है वो 90 है, यानी एंगल I प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से I की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो इस तरीके के छोटे छोटे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर। आई थिंक आपको रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन अभी क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होती है? देखो ऑब्जेक्ट तो कोई भी चीज जिसको हम देखना चाहते हैं या जो हमें दिख रहा है, हमारे सामने कोई चीज पड़ी हुई है हम उसको देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है। अगर ये मार्कर मैंने हाथ में पकड़ा, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये बोर्ड आपको दिख रहा है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो जो भी चीज हम देखना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम फील कर रहे हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट है। इमेज जो है, इमेज को हम टच नहीं कर सकते। इमेज जो होती है वो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट की बनती है। इमेज तब बनती है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में मीट करती है। तो जिस पॉइंट पे वो मीट करेगी या मीट करने के बाद जो वो प्लेन बनाती है, वही उस ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है, वो लाइट जब वहां से रिफ्लेक्ट होती है, जो लाइट रेज होती है, वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो लाइट रेज अगर किसी पॉइंट पे मिलती है तो उस पॉइंट पे ही इमेज बनती है। वो पॉइंट भी बना सकती है, वो एक प्लेन भी बना सकती है, या तो वो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा या पॉइंट साइज दिखेगा। तो इमेज जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की बनती है, और ऑब्जेक्ट जो है वो होता है एक एक्चुअल थिंग जिसको हम टच कर सकते हैं। अब ये जो इमेज होती है, इमेज दो तरह की इमेज है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। देखो रियल और वर्चुअल, ये यहां से नाम खुद बताता है कि किस इमेज में क्या प्रॉपर्टी है। रियल का मतलब होता है जो सच में कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज रियल, जो पॉसिबल है वो रियल है। तो रियल इमेज जो होगी वो एक्चुअल में बनेगी। वर्चुअल इमेज जो होती है एक्चुअल में नहीं बनती, इट इज नॉट एक्चुअली फॉर्म,
ये सिर्फ हमारा एक आप कह सकते हो इमेजिनेशन है, वो एक्चुअल में नहीं बन रही, बट जो रियल इमेज है वो एक्चुअल में बनती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, रियल इमेज इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द रेज ऑफ लाइट, virtual image is not actually formed by the rays of light. then real image को आप स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो, यानी जो रियल इमेज होती है वो स्क्रीन के ऊपर बनती है, लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। रियल इमेज होती है वो हमेशा किसी भी मिरर के फ्रंट में बनेगी, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा मिरर के बिहाइंड बनती है। उनको एग्जांपल देता हूँ, जब आप अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देखते हो तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो भी इमेजेस होती हैं वो रियल इमेजेस होती हैं, क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रही है। आप सिनेमा हॉल जाते हो, कोई मूवी देख रहे हो, उसकी स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो रियल है। वर्चुअल इमेज कहां बनती है? जब आप मिरर में देख रहे हो। जब आप मिरर में देखते हो तो आपकी जो इमेज होती है वो मिरर की स्क्रीन पे नहीं बनती। आप अगर ध्यान से देखो, आपकी इमेज मिरर के बिहाइंड बनती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप मिरर के उस तरफ खड़े हो, ये नहीं लगेगा कि मिरर के ऊपर आपकी तस्वीर है, बिकॉज रियल इमेज ही स्क्रीन के ऊपर बनती है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती। और जो मिरर के ऊपर इमेज बनती है, जो प्लेन मिरर आप घर पे यूज कर रहे हो फॉर योर फेस, ठीक है, वो जो मिरर है उसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं बनती, एक्चुअल में भी नहीं बनती, एंड वो बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है, और वो इमेजिनरी इमेज होती है, रियल इमेज नहीं होती। अब यहां पे हम देखते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में तो ये डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि हमने जो मिरर्स पढ़े थे, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, अब हम वापस उनके ऊपर आते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है और किस टाइप की इमेजेस प्लेन मिरर बनाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके चेक करेगा। आई विल ट्राई टू टीच यू स्लोली। देखो, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इमेज कैसे बनाता है? ये मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया M और M डैश, M डैश एक प्लेन मिरर है, और मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया O, इसके फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने O। देखो, ये ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ये ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है और कहां पे फॉल कर रही है? जाके मिरर पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इसको मैं P ले लेता हूं, P1, इस पॉइंट पे जाके फॉल किया। अब अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी ऐसे। यहां पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करो, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। सिमिलरली मैं एक और रे लेता हूं, ये रे भी यहां से जा रही है और कहां पे फॉल कर रही है? मान लो एट पॉइंट P2, तो ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और ये भी यहां से वापस रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां से भी अगर हम देखें, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। बट आप तो मिरर के अंदर देख रहे हो, ऑब्जेक्ट अगर मिरर के बाहर है, आप मिरर में देखते हो, आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आता है मिरर के अंदर, तो मिरर के अंदर वो कैसे नजर आ रहा है? देखो, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होके आई और ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होके आई। आप यहां से देख रहे हो, ये मैंने यहां पे आई बनाई है, आप देख रहे हो। अब ये अगर मैं इन दोनों लाइंस को प्रोड्यूस करूं बिहाइंड द मिरर, तो वो इस पॉइंट पे जाके मिल रही है। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये रेज यहां से वापस आ गई, उस तरफ नहीं जा सकती। बट मैं इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं अगर इसको इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करूं तो मुझे लगेगा ये जो रे है वो इस पॉइंट से आ रही है, पॉइंट I से, और ये रे भी कहां से आ रही है? पॉइंट I से। हमें ऐसा फील होगा कि ये रे भी यहां से आ रही है और ये वाली रे भी यहां से आ रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट O था वो हमें मिरर के अंदर किस पॉइंट पे दिख रहा है? I पे, और ये I क्या है इस ऑब्जेक्ट की? इमेज। तो यानी प्लेन मिरर में जो इमेज थी वो बिहाइंड द मिरर बनी है, फ्रंट ऑफ द मिरर नहीं बनी है, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर तभी बन सकती थी अगर ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट करती। क्योंकि मैंने आपको बताया है
कि इमेज तब बनती है जब रेज जो होती हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में इंटरसेक्ट करें। अब अगर आप देखो ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट तो होगी, बट ये दोनों रेज एक दूसरे से दूर हो रही है, ये यहां पे अब इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो फ्रंट ऑफ द मिरर तो पॉसिबल ही नहीं है कि इमेज बने, इसीलिए हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे एक इमेजिनरी इमेज बनी है आई, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, बिकॉज दिस इमेज इज नॉट एक्चुअली फॉर्म्ड। ये हमने बनाई हुई है बाय आवर इमेजिनेशन। इमेज तो बन रही है बट दिस इज इमेजिनरी, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, जो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टीज है। देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से कि ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज था तो इमेज भी पॉइंट साइज ही बनी है। जितना ऑब्जेक्ट यहां से दूर था मिरर से, उतनी ही इमेज मिरर से दूर बनती है। तो प्लेन मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली तो इसकी जो इमेज बनती है वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वर्चुअल मींस इमेजिनरी एंड इरेक्ट मींस जो इमेज होगी वो सीधी बनेगी। अगर आप मिरर के सामने सीधे खड़े हो तो आपको आपकी इमेज भी सीधी नजर आएगी, उल्टी नजर नहीं आएगी, इसीलिए इसको हम इरेक्ट बोलेंगे। दूसरा, सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज साइज जो होगा, इमेज साइज भी उतना ही होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा। तीसरा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यानी जितना दूर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर के सामने, उतनी ही दूर मिरर के बिहाइंड उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। नेक्स्ट, जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। देखो इन्वर्टेड नहीं होती, लेटरली इन्वर्टेड होती है। मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूं। जैसे ये एक मिरर है, मैं इस मिरर के सामने लिखता हूं, ये लिखते हैं, मिरर के सामने लिखता हूं बी। जब आप इस मिरर में इस बी की इमेज दिखोगे वो आपको ऐसी नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड लिटरली इन्वर्टेड। मतलब अगर आपका हाथ देख रहे हो आप मिरर में, आपको इस हाथ की इमेज जो है वो ये हाथ नजर आएगा, ये हाथ आपको उल्टा नजर नहीं आएगा, लिटरली इन्वर्टेड। दिस इज कॉल्ड लिटरली इन्वर्टेड। तो बी ऐसे था, ऐसे नजर आया। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये एक और एग्जांपल देते हैं हम। यहां पे मैं लिख रहा हूं 5, तो ये 5 यहां पे कैसे नजर आएगा? यहां पे ऐसे नजर आएगा। दिस इज लिटरली इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड होता तो ये 5 आपको ऐसे की बजाय ऐसे नजर आता है, बट ये इन्वर्टेड है। लेकिन प्लेन मिरर जो है वो बनाता है लेटरली इन्वर्टेड, यानी साइड वाइज इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर कि प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट के साइज को ना तो बड़ा करता है ना ही छोटा करता है, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज है। तो याद रखना, जो मैग्निफिकेशन होती है इसकी प्लेन मिरर की, वो होती है 1। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1। आपको एक चीज और बता देता हूं मैं कि प्लेन मिरर अगर हम एक से ज्यादा मिरर रखते हैं तो कितनी इमेजेस बनती हैं। देखो आपने कभी बार्बर शॉप पे देखा होगा, एक मिरर हमारे सामने होता है और एक मिरर हमारे बिहाइंड होता है। तो अगर आप सामने वाले मिरर में देखते हो आपको बहुत सारी इमेजेस नजर आती हैं। तो प्लेन मिरर एक ही इमेज नहीं बनाएगा। प्लेन मिरर आप कितने एंगल पे रखते हो डिपेंड करता है उसके ऊपर। जितना आप एंगल चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग इमेजेस बनती है। देखो इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा। अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ images formed by plane mirrors, तो वो डिपेंड करेगा आपने मिरर्स को कितने एंगल पे रखा है। मान लो ये 2 मिरर मैंने रखे हुए, एक मिरर ये ए बी और एक मिरर आ गया ए बी डैश, ए डैश और बी डैश। तो डिपेंड करेगा ये जो एंगल इन दोनों मिरर्स के बीच में बनता है। तो इसको नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा। देखो 360 अपॉन थीटा कब होता है?
360 अपॉन थीटा व्हेन थीटा इज ऑड। अगर आपका थीटा ऑड है तो 360 अपॉन थीटा आएगा और ये आ जाता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। कब आएगा? when थीटा इज इवन। अगर आपका थीटा इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर सॉरी थीटा नहीं, गलती हुई यहाँ पे। अगर आपका 360 डिग्री अपॉन थीटा क्या है? ऑड। और अगर 360 अपॉन थीटा आपका इवन आता है तो फॉर्मूला ये लगेगा। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। अगर 360 अपॉन थीटा जो है वो ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस उतनी ही रहेंगी जितनी आपका रिजल्ट आता है। अगर ये चीज इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस में -1 हो जाएगा। मैं एग्जांपल करके बताता हूं। मान लेते हैं कि थीटा जो है वो 40 डिग्री है। अगर थीटा 40 डिग्री है तो 360 अपॉन थीटा कितना आएगा? 360 अपॉन थीटा यानी 360 अपॉन 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा 9। यानी नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 9, क्योंकि 360 अपॉन थीटा जो है वो ऑड आया। 360 अपॉन थीटा की वैल्यू ऑड आई, तो ऑड के लिए नंबर ऑफ इमेजेस उतनी ही रहेंगी जितनी थी। अगर मैं ले लूं इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, यहां पे मैंने लिया था थीटा इक्वल टू 40। अगर मैं लेता हूं थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री तो अब हम देखते हैं 360 अपॉन थीटा कितना हो जाएगा? 360 अपॉन 60 तो यह आ जाएगा 6। 6 इज अ इवन नंबर। 6 क्या है? इवन। तो देन आपकी जो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी वो आ जाएंगी 6 माइनस 1 यानी कि 5 इमेजेस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, कितने टाइप्स की इमेजेस होती हैं, प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और प्लेन मिरर को जब हम 2 या 2 से ज्यादा मिरर्स रखते हैं या हम 2 मिरर्स जब रखते हैं वो दोनों मिरर्स कितनी इमेजेस बना सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर 360 अपॉन थीटा ऑड आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस अनचेंज्ड रहती हैं। जैसे 360 अपॉन 40 आया था 9 तो वो 9 ही रही। अगर 360 अपॉन थीटा आता है इवन तो हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे यानी 5 इमेजेस बन जाएंगे। थैंक यू बेटा।